are watching SS classes. So all my dear students, today I will discuss the biology class 10th ICSE board. The name of chapter is structure or chromosomes, cell cycle and cell division. This is a unit 1 basic biology. तो क्लास 10 के बच्चों, मैं आप लोग के लिए साइंस का बायोलॉजी का जो है एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ. सलीना पब्लिकेशन है ये, आप लोग का क्लास 10th का टॉपिक है. तो क्लास 10 में चैप्टर नंबर 2 में हम लोग को सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ना है. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को विदाउट वेस्टिंग द टाइम. लेट गेट स्टार्टेड वीडियो. ओके. सो बच्चा लोग, हम लोग को देखना है कि सेल होता क्या. हमने इससे पहले ही प्रीवियस पढ़ चुके हैं हम लोग इससे पहले के वीडियो में कि सेल क्या होता है. बेसिकली आप लोग जान चुके हो कि सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी बॉडी और एनी ऑर्गेनिज्म. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सबसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है वो क्या होता है? सेल होता है ना. एग्जैक्टली. तो अब हम पढ़ेंगे कि हमारी जो सेल है, मैंने बताया था कि नई सेल कैसे बनती है. नई सेल, हर नई सेल पुरानी सेल से डिवाइड होकर बनती है. तो इसी में हमें देखना है कि सेल डिवाइड कैसे होती है, सेल साइकिल चलती कैसे है ना. तो इस चैप्टर में हम लोग पूरा इसी बारे में डिस्कस करेंगे. तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ है. तो देखो भाई, सेल डिवीज़न यहाँ से देखते हैं ना. सेल डिवीज़न इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ. हमारे लाइफ का, किसी भी लिविंग लाइफ का जो सबसे फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक है काम करने का, तो वो है सेल डिवीज़न. सेल का लगातार डिवाइड होना. ये जो मेथड होता है विच इनेबल द लाइफ परपेचुएट जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ये आपको हर जनरेशन में दिखाई देगा, है ना. मतलब सपोज दैट कि आपके दादा के दादा में, फिर दादा के दादा में, ऐसे पापा के पापा में. तो वो सारी कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो आपको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो है ट्रांसफ़र होती हैं. जैसे आपके कुछ कैरेक्टर हैं तो वो आपके बेबी में ट्रांसफ़र होंगे, है ना. आपके फादर के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं आपके अंदर भी उनके कैरेक्टरिस्टिक कुछ आए होंगे. तो ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं. दिस इज़ इक्वली ट्रू द केस ऑफ सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा. मतलब ये ऐसा केस है जो एक छोटे से ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा में भी दिखाई देता है. और बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात करें, अगर जैसे बहुत बड़े से ऑर्गेनिज्म जैसे हाथी हो गया, जैसे बहुत हाथी में भी ये जो है काम करता है. मतलब हाथी का भी बेबी अगर होगा तो उसमें उसके पेरेंट्स के कैरेक्टर कुछ ना कुछ आएंगे, है ना. जैसे उसकी थोड़ी जो है उसकी पूँछ थोड़ी टॉल हो गई तो उसके बेबी की भी पूँछ टॉल हो सकती है ना. कुछ हेरिडिटरी कैरेक्टर उसके अंदर आते हैं और कुछ वेरिएशन भी होता है, कोई नई चीज़ भी उसके अंदर आ जाती है ना. तो ये सारा कैसे होता है, कब होता है, क्या होता है, ये सब आप लोग पढ़ोगे, घबराओ नहीं, है ना. सो द मोस्ट कॉन्सिक्यूस इवेंट ऑकरिंग ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, ये सारा जो प्रोसेस होता है अब वो देखोगे कहाँ होता है? सेल डिवीज़न के दौरान, जो कि रिलेटेड होता है क्रोमोसोम से. जी हाँ, क्रोमोसोम्स आपने पहले ही पढ़ा है कि हमारे अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं. हमारी बॉडी में जो जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं उसमें क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं. और जो है हमारे बॉडी में लगभग 46 पेयर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं. मतलब 46 नंबर में क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि 23 पेयर में होते हैं, है ना. और डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम गेट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू डॉटर सेल ड्यूरिंग द माइटोसिस. और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इवेंचुअली ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं डॉटर सेल में माइटोसिस के दौरान, है ना. और ऑल बॉडी डेट आर रिजल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ रिपीटेड माइटोटिक डिवीज़न. लगातार ये डिवीज़न होता रहता है. सेल डिवाइड करती रहती हैं. और इसी तरीके से क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेम नंबर में एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जाते हैं. सो ये परफॉर्म करते हैं गुड फंक्शनिंग, है ना. अब ये सारा चीज़ होता कैसे, सेल डिवीज़न होता क्या, ये तो अभी हमने इंट्रोडक्शन देखा कि हमें पढ़ना क्या क्या इसमें. अब हम देखेंगे व्हाट आर क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स बेटा, जब भी आपको बात आए ना क्रोमोसोम्स, तो आप याद रखना क्रोमोसोम्स मतलब होता है कलर बॉडी. क्रोमोसोम्स मतलब क्या होता है? कलर बॉडी. तो व्हेन अ नॉर्मल अनस्टेंड लिविंग सेल इज़ ऑब्जर्व, जब जो है कोई एक साइंटिस्ट थे, है ना, उन्होंने देखा माइक्रोस्कोप में एक न्यूक्लियस को देखा. न्यूक्लियस को उन्होंने, मतलब एक माइक्रोस्कोप था, उन्होंने न्यूक्लियस में देखा तो न्यूक्लियस में अंदर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था उनको, बस शॉर्ट डॉट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था. उन्होंने एक माइक्रोस्कोप में देखा. लेकिन बट व्हेन सेम सेल इज स्टेन्ड विद सुटेबल डाइस, जब उन्होंने इस माइक्रोस्कोप मतलब इसके अंदर ये जो हमारा सेल है ना, जब इस सेल में सुटेबल डाइस का यूज़ किया, मतलब इसमें जो सेल था उसमें माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ डाई लगा दिया, कुछ ऐसे कलर डाल दिए. तो कुछ कलर डालने के बाद उसका स्ट्रक्चर जो था उसके अंदर, मतलब इस न्यूक्लियस के अंदर कुछ पतला सा स्ट्रक्चर दिखाई देने लगा, इस तरीके का, है ना. इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देने लगा.
अब बाद में डिसाइड हुआ कि इसका क्या नाम देते हैं। पहले तो उन्होंने जब देखा तो वो क्या था, सिर्फ डॉट डॉट था, मतलब कुछ नीलिजिबल, कुछ भी देखने लायक नहीं था उसमें, न्यूक्लियस के अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने क्या किया, वहाँ पर डाई डाला, डाई का यूज़ किया, कहाँ यूज़ किया डाई का, माइक्रोस्कोप में डाई का यूज़ किया, कलर का यूज़ किया, ठीक है। तो वहाँ पर उनको कुछ चीज़ें न्यूक्लियस के अंदर दिखाई देने लगी। तो ये न्यूक्लियस के अंदर मोस्ट ऑफ द सेल्स डीएनए विच इज़ ऑर्गेनाइज इनटू डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड क्रोमोसोम्स। तो ये जो न्यूक्लियस के अंदर जो कंटेंट्स हैं, मतलब जो सेल का डीएनए प्रेजेंट थे, उसके अंदर ही होते हैं हमारे क्रोमोसोम। ये तो बाद में पता चला बेटा, बाद में इसका नाम रखा गया कि अच्छा ये क्रोमोसोम्स होता है, इसका नाम क्रोमोसोम रखा गया, है ना। तो ये बनते कैसे हैं, देखो हर क्रोमोसोम जो होता है वो एक लंबे डीएनए मॉलिक्यूल से एसोसिएट होता है, जो कि बहुत सारे उसमें प्रोटीन्स होते हैं। हर क्रोमोसोम्स कंटेन करता है एक लंबा सा डीएनए मॉलिक्यूल जिसमें बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, है ना। और ये कॉम्प्लेक्स डीएनए जो होता है प्रोटीन का, उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। आप याद रखना कि आपको जो पतले पतले धागे जैसा स्ट्रक्चर न्यूक्लियस में दिखाई दिया था, आपने पढ़ा था, आपने क्लास 10 में पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, कुछ पतले पतले इस तरीके से धागे नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन फाइबर बोलते हैं इनको, हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन फाइबर। ये जो है पतले से स्ट्रक्चर होते हैं धागे नुमा, इनको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर, है ना। इन्हीं क्रोमैटिन फाइबर से आगे चल करके देखना कैसे क्रोमोसोम्स बनता है। तो जब सेल जो होती है डिवाइड नहीं करती है, तो क्रोमैटिन को अंडर माइक्रोस्कोप में देखने पर बहुत लंबा एक्सट्रीमली स्ट्रेंथ फाइबर दिखाई दिया, है ना। ये कब देख सकते हो आप क्रोमैटिन फाइबर को? अब माइक्रोस्कोप में देख सकते हो। ये भी आपको बिना माइक्रोस्कोप के नहीं दिखाई देगा, इसको भी आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि एक लंबा सा पतला सा स्ट्रक्चर है ना। हाउएवर सेल प्रिपेयर टू डिवाइड, और जैसे ही ये सेल डिवाइड करना स्टार्ट करती है, जैसे ही सेल डिवाइड करना स्टार्ट होती है, तो ये पतले पतले क्रोमैटिन है ना, ये जो पतले पतले क्रोमैटिन हैं, अब ये थोड़े से मोटे 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 हो जाते हैं, है ना, थोड़े से मोटे मोटे हो जाते हैं, है ना। तो यही जो इसका कंडेंस एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, ये धीरे 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 एक जगह पे पतले पतले क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिन फाइबर क्या होते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं। फिर इन्हीं क्रोमैटिन फाइबर को जब ये कंडेंस हो जाते हैं एक जगह पे ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, तब इन्हीं का नाम रख दिया जाता है क्रोमोसोम्स। तभी इनको क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स मेनली, और इनमें कुछ आपको देखने को कैसे दिखेगा, दिस क्रोमोसोम देन रीडली पिक अप सर्टेन डाइज गेट कलर्ड। जब इनके ऊपर कुछ डाई यानी कुछ कलर डाले जाते हैं तो ये कलर के हो जाते हैं, मतलब डिफरेंट कलर के दिखाई देने लगते हैं। इसीलिए क्रोमोसोम्स को कहा गया है क्रोमा, है ना। क्रोमा, क्रोमा मतलब क्या होता है? कलर। क्रोमा मतलब कलर्ड हो गया, एंड सोमा मतलब क्या हो गया? सोमा मतलब हो गया बॉडी, मतलब ऐसी बॉडी हो जो कलर्ड हो, ऐसी बॉडी जो कलर्ड हो। क्रोमोसोम्स मतलब कलर्ड बॉडी, ये याद रखना आप लोग। क्रोमोसोम्स हाईली क्वाइल्ड होते हैं, क्वाइल्ड मतलब मुड़े हुए, बहुत मुड़े हुए होते हैं, रिबन लाइक, पतले पतले रिबन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर। जो क्रोमैटिन अभी आपने देखा था, क्या बताया था मैंने अभी, जो है न्यूक्लियस के अंदर पतले पतले जो स्ट्रक्चर थे वो क्रोमैटिन थे। जब ये क्या हो गए, जब ये कंडेंस्ड हो गए, मतलब एक जगह पर इकट्ठा हो गए, थोड़े मोटे मोटे हो गए ये, तभी इनका नाम रख दिया गया क्या? क्रोमोसोम्स। अंडरस्टैंड? क्रोमोसोम्स हाईली क्वाइल्ड रिबन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कंडेंस्ड होकर क्रोमैटिन फाइबर से मिलकर बने होते हैं। और ये कब कंडेंस्ड होते हैं? ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, जब सेल डिवाइड हो रही होती है तब, ठीक है। जब सेल डिवाइड नहीं हो रही होगी तब इसको आप नहीं देख पाओगे, इसको देख पाओगे कब? जब सेल हमारी डिवाइड होगी, है ना, तब डिवीज़न जब स्टार्ट होगा तब इसको आप देख सकते हो, किसको? क्रोमोसोम्स को। अंडरस्टैंड? इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब नेक्स्ट है हमारा डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने की बेटा? किसी ने तो खोजा होगा, किसी ने तो इसको ढूंढा होगा। सबसे पहले क्रोमोसोम्स जो था वो किसी एनिमल्स में, है ना, एक एनिमल्स में ढूंढा गया था, जिसको स्टडीज़ किया था जर्मन के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वाल्थर फ्लेमिंग। वाल्थर फ्लेमिंग एक जर्मन के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1882 ईस्वी में 1882 में क्रोमोसोम्स के एनिमल के क्रोमोसोम में देखा था इसको। ही नोटिस दिस रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स ऑफ लार्वाई सैलेमेंडर। उन्होंने देखा था कि जब सेल डिवाइड कर रही थी तो इन्होंने देखा सैलेमेंडर का लार्वा, है ना, जो कि एम्फीबियन है। आप जानते हो सैलेमेंडर क्या है? एम्फीबियन है। तो उसको ये हमें नहीं देखना है कि वो एम्फीबियन है क्या है, हम तो पहले यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ पर उन्होंने ढूंढा क्या। तो माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा, जो बहुत ही पुराना माइक्रोस्कोप था, पुराना टाइप का, बहुत पुराना ओल्ड टाइप का माइक्रोस्कोप था। तो उन्होंने उसके अंदर देखा कि जो एम्फीबियन का लार्वा है उसमें कुछ पतले 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 धागे नुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, है ना, जो डिवाइड हो रहे हैं बहुत तेज़ी से ना। वो क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइडिंग लेंथ वाइज, वो लेंथ वाइज डिवाइड हो रहे हैं। फ्लेमिंग ने उनका डिवीज़न, उनको कहा, इस डिवीज़न को कहा, फ्लेमिंग कॉल्ड देयर डिवीज़न,
फ्लेमिंग ने इस डिवीज़न को माइटोसिस का नाम दिया। उन्होंने क्या क्या कहा? माइटोसिस। माइटोसिस का मीनिंग मतलब होता है पतला धागा, है ना, धागे लाइक स्ट्रक्चर। सब्सिक्वेंटली जो है विद द हेल्प ऑफ मोर पावरफुल माइक्रोस्कोप, उसके बाद उन्होंने जब बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप बन गया तो उसमें देखा गया जब इस चीज़ को, तो यूजिंग स्पेशल टेक्निक, एक स्पेशल टेक्निक का यूज़ किया गया, तो क्रोमोज़ोम जो थे वो कॉन्स्टिट्यूंट हैव बीन स्टडीड ग्रेट डिटेल, तब उसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी ले पाए वो लोग। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि एक जानवर था, एक एनिमल्स के बारे में वो स्टडी कर रहे थे, उसके लार्वा को देख रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर जो उसका न्यूक्लियस था, है ना, जो लार्वा का न्यूक्लियस था उसमें कुछ डिवाइडिंग सेल दिखाई दे रही थी उसको, है ना, उनको कुछ डिवाइडिंग सेल दिखाई दी थी। उस किसमें देख रहे थे? बहुत पुराने से माइक्रोस्कोप में। उन्हें धागे नुमा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जिन्होंने उनको जिसको उन्होंने क्या नाम दिया था? माइटोसिस का नाम दिया। माइटोसिस मीन्स थ्रेड, धागा, है ना। अब उसके बाद जब उन्होंने एक पावरफुल माइक्रोस्कोप का यूज़ किया तो उन्होंने देखा क्या कि उन्होंने उस क्रोमोसोम्स के बारे में, उसको क्रोमोसोम्स नाम दिया और उसके बारे में डिटेल में जानकारी ली। अब जानकारी क्या ली इसके बारे में हम लोग को ये नहीं पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है फिर कि क्रोमैटिन क्या होता है। यहाँ पर देखो, कंडेंसेशन क्रोमैटिन फाइबर इनटू क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन, वही बात मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर क्या है, जब ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अंदर क्या है, बहुत पतले 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 पतले, ये क्या है? क्रोमैटिन फाइबर। ये क्या है भाई? क्रोमैटिन फाइबर। आई होप आप लोग को दिखाई दे रहा हो, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ। हाँ, अब आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, है ना, ये पतले पतले जो धागा नामक दिखाई दे रहा है वो क्रोमैटिन फाइबर है ना। जैसे ही सेल डिवाइड होती है, मतलब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, मान लो यहाँ पर सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, अब यहाँ पर सेल डिवीजन स्टार्ट हुआ तो देखो ये धागे नुमा स्ट्रक्चर क्या हो रहा है? कंडेंस्ड हो रहा है, मतलब एक जगह पे इकट्ठा हो रहा है, और जो पतला पतला था वो मोटा मोटा दिखाई देने लग रहा है ना, थोड़ा मोटा मोटा ये हो गया है, तो इसी को बोला जाता है फिर क्रोमोसोम्स, है ना। ये पतला पतला कंडेंस्ड में स्टार्ट होता है, फिर ये इस तरीके से कुछ एक्स जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, एक्स जैसा। ये आपको कुछ एक्स जैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ एक्स जैसा दिखाई दे रहा है, ये इस एक्स जैसा, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्रोमोसोम्स, है ना। जो क्रोमैटिन फाइबर होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, जब ये कंडेंस्ड हो जाते हैं तभी इनको हम लोग क्रोमोसोम्स का नाम देते हैं, है ना। अब देखते हैं कि क्रोमैटिन फाइबर बनता किससे है। फाइबर किससे बनता है? क्रोमैटिन मटेरियल जो होता है वो मेनली हमारा दो सब्सटेंस से मिलके बना होता है, याद रखना। किससे किससे मिलके बना है? आपकी बुक में दिया हुआ है खुद ही, डीएनए और हिस्टोन। डीएनए आप लोग जानते हो, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, यहाँ पे दिया हुआ है। डीएनए का कॉन्स्टिट्यूट इसमें कितना होता है? डीएनए का कॉन्स्टिट्यूट क्रोमैटिन में 40% होता है, मतलब 40% डीएनए से मिलके बना होता है हमारा क्रोमैटिन फाइबर। और हिस्टोन एक टाइप का प्रोटीन है, याद रखना, हिस्टोन्स एक टाइप का प्रोटीन है बेटा, एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन है। जो क्रोमैटिन फाइबर है उसमें 60% प्रोटीन होता है, हमारा हिस्टोन होता है, और डीएनए कितना होता है? 40% होता है। इन दोनों चीज़ों से मिलकर बना होता है हमारा क्रोमैटिन। अब हमें देखना है इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होता है ना, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने मॉलिक्यूल से, कैसे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है हमारा डीएनए, तो इसको हम लोग देखते हैं। SS classes, my name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So all my dear students, today I will discuss the biology class 10 ICSE board. The name of chapter is structure of chromosomes, cell cycle and cell division. In previous video we discussed about what is chromosomes and how it is discovered and what is chromatin. So today we discuss about the molecular structure of DNA. आज हमें स्ट्रक्चर पढ़ना है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ना है, यहाँ से शुरुआत करनी है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्ट विथ वीडियो। तो भाई हम लोगों ने पढ़ रखा था कल कि क्रोमैटिन क्या होता है। क्रोमैटिन एक ऐसा मटेरियल होता है जो फाइबर से, दो टाइप के फाइबर से मिलके बना होता है, ठीक है। एक फाइबर मटेरियल होता है जो दो टाइप के सब्सटेंस से मिलके बना होता है, जिसमें एक होता है डीएनए, ठीक है, और दूसरा होता है हिस्टोन। तो हम लोग उसी डीएनए के बारे में, यानी क्रोमैटिन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि क्रोमैटिन में सबसे पहला जो स्टैंडर्ड होता है वो डीएनए से बना होता है। तो डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये हम लोग को देखना है। सो देखिए, जो शेप था डीएनए का, है ना, डीएनए के बारे में आप लोग बहुत बार पढ़े हो। तो डीएनए का जो शेप था मॉलिक्यूलर शेप था, मॉलिक्यूल का जो शेप था डीएनए के, उसको सबसे पहले ढूंढा था रोजलिन फ्रैंकलिन ने 1953 में। उसके बाद जो इस स्ट्रक्चर पे वर्क कर रहे थे साइंटिस्ट, जिसका नाम था वॉटसन क्रिक, उन्होंने इस स्ट्रक्चर पर काम किया आगे, है ना, उसी सेम ईयर में। और बाद में उन्होंने बताया कि जो ये डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। इन्होंने ही बेसिकली डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी दी, बताया कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल हेलिकल होता है। एंड उनको इस काम के लिए अवार्ड दिया गया था, नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था, है ना। उनको इस काम के लिए क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज़ दिया गया था।
कभी कभार बच्चों ये शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन से साइंटिस्ट थे, उस साइंटिस्ट का नाम बताइए जिन्होंने जो है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को प्रपोज किया था। तो आप वाटसन क्रिक का नाम, या कभी कभार आपको इसका सन भी पूछा जाता है कि किस सन में उन्होंने ऐसा काम किया था, है ना। तो 1962 आप लोग लिख सकते हो। तो ये बेसिक जो टर्म है वो आपके शॉर्ट टर्म में, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो इसको आपको लर्न करना है ना। अब है कि एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है वो बहुत लार्ज होता है, मतलब देखने में ही बहुत बड़ा होता है। हैंड इज डिस्क्राइब एज मैक्रो मॉलिक्यूल्स, इसीलिए इसको मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। एक बड़ा सा डीएनए यानी एक सिंगल मॉलिक्यूल, एक सिर्फ डीएनए का अगर बात करूँ तो वो काफ़ी बड़ा होता है साइज़ में, एंड इसीलिए इसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स में। और ये बना होता है 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से। यहाँ पर 2 स्ट्रैंड होते हैं, आपने देखा है ना। इस तरीके से कुछ घुमावदार इसका स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से इसका घुमावदार स्ट्रक्चर होता है ना। ये आपको डायग्राम है कि ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, डबल हेलिक्स, मतलब एक मेम्ब्रेन इधर वाल होती है इसके लेफ्ट साइड और एक कैसी होती है राइट साइड। आप देख सकते हो आपकी बुक में कि इधर है, इधर हमारा रेड स्टैंडर्ड है और इधर क्या है, ब्लू स्टैंडर्ड है। तो रेड स्टैंडर्ड एंड ब्लू स्टैंडर्ड 2 स्टैंडर्ड है यहाँ पे, इसीलिए इसको बोला जाता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब आपने ये जो स्ट्रक्चर है ऐसा शेप कहीं देखा होगा, आपके घरों में बहुत सारे ऐसे मतलब घर होते हैं जहाँ पर जो सीढ़ियाँ होती हैं वो थोड़ी घुमावदार होती हैं। तो उसको कंसीडर करके इसको समझ सकते हो, है ना। उसको कंसीडर करके, जैसे कि आप देखे हो कि बहुत सारी जगह सीढ़ियाँ कैसी होती है, इसे घुमावदार होती हैं। ये आपको स्क्वायरल जैसा दिखाई दे रहा है शेप में, है ना, इस तरह से कर्ली 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 शेप में दिखाई दे रहा है। तो जो डीएनए होता है वो कैसा है, डबल स्टैंडर्ड है ना। ये कैसा है, डबल स्टैंडर्ड है। सबसे पहली बात है ना कि इसमें कितने स्टैंड हैं, डबल स्टैंडर्ड है, ये स्ट्रक्चर है ना। इसके बाद क्या होता है, अब ये जो वन इधर लेफ्ट साइड इधर राइट साइड, ये डबल स्टैंडर्ड है ना। अब इसमें क्या होता है कि ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है ये बना होता है काफ़ी रिपीटिंग न्यूक्लियोटाइड से। यहाँ पर देख रहे हो आप लोग GC, TA, AT, CG, ये सब क्या है, ये सब रिपीटिंग न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये सारे न्यूक्लियोटाइड हैं जो 3 कंपोनेंट से मिले बने होते हैं। जो आपको न्यूक्लियोटाइड दिखाई दे रहे हैं, ग्वाइनिन, साइटोसिन, अभी इसका नाम देखोगे आप, तो ये सारे मिलके बने होते हैं फॉस्फेट से, शुगर से, है ना। शुगर एक कौन से शुगर से मिलके बने होते हैं, पेंटोस शुगर, जो कि एक स्पेशल टाइप की शुगर का नाम दिया गया है आप लोग को। और ये अरेंज्ड होते हैं लेंथ वाइज एंड नाइट्रोजनस बेस, मतलब ये क्या होता है कि ये अरेंज होते हैं लंबे होते हैं नाइट्रोजनस बेस से, यहाँ पे इसका अरेंजमेंट है। और ये अटैच होते हैं शुगर से इनवर्ड, अंदर की तरफ ये शुगर से अटैच होते हैं। और क्या होता है, विच एक्सटेंड टू ज्वाइन, जो कि एक बॉन्ड से जुड़ा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। एंड इसका कम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेस होते हैं जो दूसरे स्टैंड से या दूसरे स्टैंड से लगे होते हैं, बोल सकते हैं। 2 स्टैंड आपस में मिलके हैं एक लैडर लाइक अरेंजमेंट बना लेते हैं, है ना, विद द नाइट्रोजनस बेस फॉर्मिंग द रंग्स ऑफ लैडर। आपने देखा है कि सीढ़ियों में जैसे चढ़ते हुए जाते हो आप लोग इस तरीके से, है ना, घुमावदार सीढ़ियों में रंग्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी लैडर जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं ये लोग। एंड 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं, ये जो आप देख रही हो न्यूक्लियोटाइड्स, है ना, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो कि बेसिकली बने होते हैं फॉस्फेट से, शुगर कौन सी शुगर से, पेंटोस शुगर, जो कि एक स्पेशल टाइप की शुगर है ना। आप इसमें नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं, वो नाइट्रोजनस बेस का नाम क्या है, बेसिकली 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेस आप इसमें देखोगे। कौन कौन से हैं, एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। एडेनिन के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं A को, है ना। ग्वाइनिन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं G से। साइटोनिन को हम लोग साइटोसिन जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल C से। एंड थाइमिन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल T से। सो एडेनिन जो है वो पेयर करता है थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, जबकि ग्वानिनिन पेयर करता है, मतलब जोड़ा बनाता है साइटोसिन के साथ और इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, है ना। अब इसको पहचानोगे कैसे, आप इसको पहचानोगे कैसे, देखो यहाँ पर बहुत सारी इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ना। मैंने बताया ना कि ये वाला स्ट्रैंड ये वाले स्ट्रैंड से अटैच होता है। तो कैसे अटैच होता है, यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ये नाइट्रोजनस बेस ग्वानिन हो गया, ये साइटोसिन के साथ पेयर बनाएगा। तो यहाँ पर जो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर कितने पेयर बनाएगा, वो 3। ये जो आप अपनी बुक में देख रहे हो, यहाँ पर बुक में आपको दिखाई दे रहा है डॉट 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 डॉट, वो डॉट 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 कुछ और नहीं है, वो सिर्फ क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो ग्वानिन है ना, वो साइटोसिन के साथ क्या कर रहा है, पेयर कर रहा है। और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है,
1 2 3, है ना। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है यहाँ पे? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है यहाँ पे। कितने हैं? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है यहाँ पर जुड़ा हुआ है इससे, है ना। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट हमारा क्या है? ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ गया, है ना। अब बचा क्या? अब जो यहाँ पर एडेनिन है ना। एडेनिन क्या होगा? थायमिन के साथ जुड़ेगा। ये स्टैंडर्ड आगे पीछे भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपकी बुक में दिया थायमिन एंड एडेनिन, तो हम यहाँ पे पहले वही लिख देते हैं, हम लोग थायमिन एडेनिन लिख देते हैं, है ना। और ये इसके साथ कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? 2 बॉन्ड से। आप देख सकते हो कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल स्टैंड, यहाँ पे डबल जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये डबल निशान दिखाई दे रहा है आप लोग को। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो एडेनिन है वो थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर 3 है, मतलब कि यहाँ पे 3 बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। इसी नंबर आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। अब देखो, अब क्या कह रही हूँ मैं कि सबसे पहला वाला पार्ट जो होता है आपका फॉस्फेट है ना। जो शुरुआत है आपके स्टैंडर्ड की वो क्या है? फॉस्फेट है। एंड उसके बाद हमारा आता है शुगर मॉलिक्यूल। क्या है हमारा? शुगर मॉलिक्यूल। और ये वाला आपका क्या है? बेस है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये वाला जो आपका स्ट्रक्चर है वो क्या है? बेस है ना। बेसिकली इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट होता है हमारे डीएनए का। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पाया जाएगा वो क्या होगा? फॉस्फेट होगा, है ना। सबसे पहले जो प्रेजेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फॉस्फेट। ये फॉस्फेट है ना। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्या? शुगर के मॉलिक्यूल। क्या दिखाई देंगे? शुगर के मॉलिक्यूल दिखाई देंगे, है ना। अब उस शुगर से भी अटैच होते हैं क्या? उस शुगर से अटैच होता है नाइट्रोजनस बेस। क्या अटैच होता है? नाइट्रोजनस बेस। अब नाइट्रोजनस बेस मैंने आपको बताया क्या क्या होगा। नाइट्रोजनस बेस आपने पढ़ा कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन, ये सारे जो नाइट्रोजनस बेस हैं वो आपस में अलग अलग स्ट्रक्चर से जुड़े होंगे। जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है, देखो यहाँ पर समझो अच्छे से कि यहाँ पर हमारा ये तो क्या गया? ये फॉस्फेट है, ये शुगर मॉलिक्यूल है, फिर ये फॉस्फेट, है ना। वैसे यहाँ पर फिर से ये क्या है? फॉस्फेट है, और यहाँ पर ये क्या है? शुगर मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर ये जो बेस जुड़े हुए हैं, नाइट्रोजनस बेस कहाँ होंगे? बीच में होंगे, है ना। यहाँ पर ये जो बेस बीच दिखाई दे रहा है बेस, यहाँ पर सेंटर में होंगे हमारे नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस में आप देख रहे हो कि थायमिन और एडेनिन जो है हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, है ना। अब ये आपकी बुक में बता दिया गया है कि जो थायमिन है एडेनिन से कितने बॉन्ड से जुड़ेगा? डबल बॉन्ड से, यानी कि 2 बॉन्ड होंगे हाइड्रोजन के यहाँ पर। उसके बाद है साइटोनिन एंड ग्वानिन। साइटोसिन एंड ग्वानिन जो है वो 3 बॉन्ड से, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है देखो एडेनिन एंड थायमिन, फिर से एडेनिन थायमिन। तो ये जो है प्रोसेस चलता रहता है। डबल स्टैंडर्ड बहुत बड़ा सा स्टैंडर्ड होता है, लंबा होता है। तो लगातार बार बार वही चीज़ रिपीटेड होती है। यहाँ पर बार बार आपको वही समझाया जा रहा है कि जो डीएनए है, सिंगल डीएनए स्टैंडर्ड कंपोज होता है, बना होता है रिपीटेड न्यूक्लियोटाइड्स। यानी कि यहाँ पर ये जो ये न्यूक्लियोटाइड्स है वो बार बार रिपीट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ग्वानिन, थायमिन, फिर एडेनिन, फिर साइटोसिन, ग्वानिन, थायमिन, इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर बार बार क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, उसी चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा है ना। तो इस तरीके से कुछ आपका डबल वन कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए स्पायरल। तो इस तरीके से डीएनए जो होते हैं वो बहुत घुमावदार होते हैं, मतलब मुड़े हुए होते हैं, है ना। और उसमें क्या क्या किस किस से मिलके बने होंगे? वो फॉस्फेट से, शुगर से एंड नाइट्रोजनस बेस से, है ना। ये 3 चीज़ आपके डीएनए के कंपोनेंट हैं, कंपोज होते हैं डीएनए से। ये आपको लर्न कर लेना है माइंड में। नेक्स्ट आता है हमारा हिस्टोन प्रोटीन। क्रोमैटिन फाइबर और किससे मिलके बना होता है? हिस्टोन प्रोटीन से। हम लोगों ने डीएनए के बारे में पढ़ लिया, है ना। अब हम लोग देखेंगे कि हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं। तो हिस्टोन एक टाइप का प्रोटीन है जो हेल्प करता है डीएनए की कॉइलिंग में, है ना। डीएनए की कॉइलिंग में मतलब उसको मोड़ने में। उसको आप लोग जानते हो, आप लोग के घर में टेलीफोन, पुराने वाले टेलीफोन के तार होंगे, है ना। तो उसको इस तरीके से, उस तरीके से कुछ स्क्वायरल टाइप के होते हैं ना, इस तरीके से कुछ स्क्वायरल टाइप के तार होते हैं आपके घरों में। तो बिल्कुल वैसे ही डीएनए को, मतलब जो सेल्स होती हैं वो क्रोमैटिन फाइबर उतना ज़्यादा लंबी होती हैं, है ना, उतने जगह नहीं होती उसमें। इस वजह से डीएनए को जो पैक करना होता है तो उसको बहुत, मतलब उसको एकदम जैसे क्या आपके घर में टिफ़िन होता है, टिफ़िन में आपको खाना, आपका टिफ़िन छोटा है तो मम्मी लोग क्या करती है उसको एकदम पैक, मतलब उसको एकदम अंदर कर करके दबा दबा के रख देती हैं। तो बिल्कुल वैसे ही जो डीएनए है, यहाँ पर जो डीएनए स्टैंडर्ड है ना, वो क्या होगा? बहुत क्वाइलिंग फॉर्म में होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन डेट हेल्प इन क्वाइलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ डीएनए। यहाँ पर जो हिस्टोन है वो क्या वर्क कर रहा है? वो डीएनए को पैकेज करने में, मतलब डीएनए को पैक करने में हेल्प करता है। एंड इनटू स्ट्रक्चरल यूनिट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम, और इसका स्ट्रक्चरल यूनिट जो होता है वो न्यूक्लियोसोम्स कहा जाता है। डीएनए स्टैंडर्ड जो होता है वाइंड्स अराउंड द कोर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए स्टैंडर्ड जो है, स्ट्रैंड है, वो चारों तरफ से 8 प्रोटीन से घिरा होता है, 8 हिस्टोन प्रोटीन से घिरा होता है।
इस हिस्टोन प्रोटीन क्योंकि 8वें नंबर में, इसीलिए इसको ऑक्टामर कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्टामर। याद रखना कि डीएनए स्ट्रैंड जो होता है वो चारों ओर कोर से 8 हिस्टोन प्रोटीन से क्या होता है, बना हुआ होता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर, है ना। और हर कॉम्प्लेक्स जो होता है इस कॉल्ड न्यूक्लियोसोम्स, मतलब हर एक कॉम्प्लेक्स जो होता है वो अलग अलग क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसोम कहलाता है। अभी आप इसको डायग्राम के ज़रिए समझोगे। एक इंडिविजुअल में न्यूक्लियोसोम जो होते हैं उनको इमेजिन करना है तो आप एक फुटबॉल को देख सकते हो। आपने एक फुटबॉल देखा है ना। आपने एक फुटबॉल दिखाई, सपोज दैट कि ये कोई फुटबॉल है ना। अब फुटबॉल के चारों तरफ कोई ना कोई मतलब रोप को इस तरीके से एकदम अच्छे से कॉइल करके, इस तरीके से पूरा कॉइल करके रख दिया गया। तो बिल्कुल वैसे ही ये जो हमारा न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोम के ऊपर पूरा डीएनए की पैकेजिंग होती है कुछ इस तरीके से, उसको एकदम अच्छे से मोड़ मोड़ के रखा जाता है, पैकेज किया जाता है ना, पैक किया जाता है। तो एन इंडिविजुअल न्यूक्लियोसोम कैन बी इमेजिन लाइक अ फुटबॉल अराउंड विच अ लॉन्ग रोप इज़ बाउंड विद द 1 और 2 लूप्स। 1 या 2 लूप्स में उसको बांध करके रखा गया है। एक सिंगल ह्यूमन में क्रोमोसोम जो होते हैं में हैव अबाउट मिलियन न्यूक्लियोसोम्स। एक सोचो कि एक सिंगल ह्यूमन क्रोमोसोम जो होता है उसमें लगभग मिलियन न्यूक्लियोसोम हो सकते हैं, मिलियन न्यूक्लियोसोम। ये मिलियन न्यूक्लियोसोम क्या है? ये सब डीएनए की पैकेजिंग है, डीएनए को ही पैक करके उसमें रखा गया है। तो किस तरीके से ये होता है देखो आप लोग, यहाँ पर आपकी बुक में डायग्राम बहुत ही क्लियरली दिया हुआ है ना। तो देखो ईच ह्यूमन सेल्स कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर्स ऑफ डीएनए, मतलब हर एक इंसान के अंदर कम से कम 2 मीटर डीएनए होता है। एंड इट स्ट्रेच एंड टू एंड। ये क्या होता है, अगर इसको स्ट्रेच करें, खींचे हम लोग कहाँ से, एक एंड से दूसरे एंड पे अगर हम लोग इसको खींचे तो ये बड़ा हो जाएगा, है ना। द न्यूक्लियस ऑफ ह्यूमन सेल इज़ ओनली 6 माइक्रोमीटर, और जबकि न्यूक्लियस का साइज़ कितना है, 6। अब तुम सोचो कि इतना छोटा सा हमारा न्यूक्लियस है, इतना छोटा सा हमारा न्यूक्लियस है ना, और हमारा डीएनए का साइज़ इतना बड़ा है, ये हमारा डीएनए है। तो इस डीएनए को तुम इसमें कैसे पैक करोगे, है ना। इस छोटे से न्यूक्लियस में तुम इस बड़े से डीएनए को कैसे पैक करोगे। तो इसीलिए इसको बहुत पतला 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 इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से बहुत राउंड 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 शेप में घुमाया जाता है, कॉइल किया जाता है। जब एकदम कॉइल हो जाता है तो इसको ठूस ठूस के इसके अंदर भर दिया जाता है, एकदम छोटे छोटे करके इसमें भर दिया जाता है ना। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे कि न्यूक्लियस ऑफ ह्यूमन सेल से सिर्फ 6 माइक्रोमीटर का होता है। तो डीएनए को ज़रूरत पड़ती है कंडेंस इन ऑर्डर टू फिट न्यूक्लियस। तो इसको न्यूक्लियस में फिट होना है तो उसको अपने आप को क्या करना पड़ेगा, कंडेंस करना पड़ेगा, मतलब एक जगह पे इकट्ठा करना पड़ेगा। तो ये जो इंटायर क्रोमैटिन फाइबर है वो अपने आप को क्या कर लेता है, जो पूरा क्रोमैटिन फाइबर है वो अपने आप को छोटे छोटे जो है क्वाइल कर लेता है, मतलब मोड़ लेता है अपने आप को, और सुपर क्वाइल कर लेता है। समथिंग लाइक अ क्वाइल एंड सुपर क्वाइल सी इन टिपल टेलीफोन कॉर्ड ऑफ इवेंचुअली फ्रॉम क्रोमोसोम्स। सपोज दैट कि ये क्रोमोसोम्स है ना। अब इसको ये अपने आप को इतना क्वाइल कर लेगा, इतना क्वाइल कर लेगा, इतना क्वाइल कर लेगा, ताकि वो अपने आप को न्यूक्लियस के अंदर फिट कर सके, है ना। टेलीफोन के तार देखे आप लोगों ने किस तरीके से क्वाइल होते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही डीएनए भी अपने आप को क्वाइल करता है और सुपर क्वाइल करता है। ये तो सिर्फ सिंपल क्वाइल है, और उसके बाद उसकी मतलब डबल कोर भी उसको क्या करेगा, उसको बार 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 क्वाइल करता रहेगा, तो वो सुपर क्वाइल हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है डीएनए अपने आप को न्यूक्लियस में फिट कर पाता है ना। अब इसका डायग्राम से आप लोग देखो, ये देखो यहाँ पर ये सेल है हमारी, है ना। और इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर पहले क्या था, ये क्रोमैटिन फाइबर थे। अब क्या हुआ कि यहाँ पर ये क्रोमोसोम्स है, क्रोमैटिन फाइबर, सुपर क्वाइल, क्वाइल, न्यूक्लियोसोम्स। यहाँ से देखो ये क्रोमैटिड्स है ना, ये क्रोमैटिड्स है हमारा। डीएनए क्या कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है। डीएनए में कितने हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। हर डीएनए में कितने हिस्टोन प्रोटीन होंगे, 8 हिस्टोन प्रोटीन होंगे। वो जुड़ जुड़ के क्या करेंगे, पूरा एकदम अपने आप को कॉइल कर लेंगे, अपने आप को पूरी तरीके से कॉइल कर लिया इन लोगों ने, है ना। ये हमारा डीएनए है, ठीक है। अब सराउंड द कोर ऑफ 8 हिस्टोन फ्रॉम न्यूक्लियोसोम्स। हर डीएनए जो होता है वो चारों तरफ से क्या होता है कि 8 हिस्टोन प्रोटीन से मिलके बना होता है ना, चारों तरफ से ढका होता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि ये जो कोर है ना, यही जो 8 हिस्टोन प्रोटीन है वो क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसोम बनाते हैं, मतलब आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। यही 8 जो हैं हिस्टोन प्रोटीन्स आपस में जुड़ करके न्यूक्लियोसोम्स को फॉर्मेशन करते हैं। अब ये न्यूक्लियोसोम्स क्या कर रहा है, क्वाइल्ड कर रहा है, अपने आप को क्या कर रहा है, क्वाइल्ड करना है। क्वाइल्ड किया इसने थोड़ा 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 थोड़ा। अब उसके बाद क्या करेगा, सुपर क्वाइल करेगा, उसके ऊपर भी अपने आप को क्वाइल करेगा, क्योंकि इसको न्यूक्लियस में फिट होना है। एंड फिर क्रोमैटिन फाइबर को देखो इस तरीके से क्वाइल हो रहे हैं, है ना। फिर ये क्रोमोसोम्स अपने आप को क्या करेगा, क्वाइल करेगा।
और तभी जा कर के वो न्यूक्लियस में क्या हो पाएगा, फिट हो पाएगा। तो जब ये अपने आप को सुपर कॉइल कर देंगे तभी ये यहाँ पर फिट हो पाएंगे। ये जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स का एंड क्रोमेटिक फाइबर का डीएनए के, है ना। तो हम लोगों ने ये चीज़ें देखी। आपको डीएनए के ग्लास के बारे में ये तो पता चल गया कि काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड कितने होते हैं, डीएनए, आरएनए। कंपोनेंट क्या है क्रोमैटिन का, डीएनए एंड हिस्टोन। हिस्टोन भी एक टाइप का प्रोटीन है। कंपोनेंट क्या है न्यूक्लियोटाइड का, पेंटोज, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेस, है ना। जिसमें नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं प्यूरिन एंड पाइरिमिडीन के फॉर्म में होते हैं। प्यूरिन 2 होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन, एंड pyrimidine जो होते हैं वो 3 होते हैं, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। बट अभी आप लोग को सिर्फ और सिर्फ एडेनिन, ग्वानिन एंड थायमिन, साइटोसिन के बारे में ही पढ़ना था, भी बहुत छोटा सा पढ़ना था आपको। फिर नाइट्रोजनस बेसेस जो होते हैं डीएनए में वो कौन कौन से हैं, 4 होते हैं, है ना। ये चारों के नाम आपको लर्न कर लेने हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। नाइट्रोजनस बेस आरएनए में कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे हम लोग डीएनए की बात कर रहे हैं तो हम लोग डीएनए में सिर्फ 4 ही होते हैं। और नाइट्रोजनस बेस अगर हम आरएनए की बात करेंगे तो उसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल जुड़ जाता है ना। बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है फंक्शनल यूनिट होता है न्यूक्लिक एसिड, क्रोमोसोम, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसोम, ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर हैं हमारे सेल्स के। डिस्कवरी किसने की थी क्रोमोसोम की, वाल्टर फ्लेमिंग ने। शेप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल किसने दिया था, रोसलिन फ्रैंकलिन ने। और डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए के बारे में किसने बताया था, वॉस्टन एंड क्रिक ने। इसको ज़रूर से पढ़ लेना, ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में दिया है, बहुत अच्छी बुक में इसमें दिया हुआ है क्लियरली, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, है ना। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, है ना। तो आज की वीडियो में अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।